मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इन्वायरमेंट इथिक्स का, किसका पेपर होगा भाई? इन्वायरमेंट इथिक्स का जो पेपर होगा उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे आपको मैं करवाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा फ्री में नोट्स कहां पर मिलेंगे और आपके सामने फ्री में पीडीएफ कहां पर मिलेगी, सारी जानकारी यहां पर देंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब एक वीडियो को शुरू करने से पहले एक जानकारी देना चाहता हूं, आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछला एनवायरमेंट स्टडीज का पेपर हुआ था ना, 80% जो मैंने पढ़ाया था वही आया है, 80% से ज्यादा ही मान लो, आगे भी आएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 20,000 सब्सक्राइबर करवा दो भाई आपके सामने जल्दी से जल्दी, अपने बहुत नजदीक 20,000 सब्सक्राइबर के। समझ में आ गया? अब इसकी फ्री में पीडीएफ कहां पर मिलेगी वो बाद में बताऊंगा। पहले आपके सामने एक काम करो, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं किस बारे में, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। पेपर के पैटर्न की बात करें तो यह पेपर भी आपका सबसे पहले किस प्रकार का होगा? सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। सब्जेक्टिव टाइप कैसा पेपर होता है भाई? सब्जेक्टिव टाइप वो पेपर होता है जिसके अंदर आपको लिखना होता है। क्या करना होता है भाई? आपको लिखना होगा इस पेपर के अंदर। ये सब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है, प्रश्न आएंगे उनमें आपको लिखना होता है। समझ में आ गया? यह चीज समझ में आ गई होगी। पेपर आपके सामने बात करें, पेपर आपके सामने देखने को मिलेगा 100 नंबर का। कितने नंबर का पेपर देखने को मिलेगा भाई? 100 नंबर का आपका पेपर होगा। उसमें से आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 40 अंक कुल चाहिए आपको पास होने के लिए। कितने अंक चाहिए? कुल 40 अंक चाहिए आपको पास होने के लिए। 100 अंक का पेपर आएगा, 40 अंक आपको लाने होते हैं पास होने के लिए। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब आपके सामने पेपर का पैटर्न क्या दिखाई पड़ता है, पेपर किस प्रकार का आता है, अगर उसके बारे में बात करें तो पेपर में आपके सामने सबसे पहले आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। उन अति लघुतरात्मक प्रश्न कितने आते हैं? कुल 10 अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं, छोटे वाले प्रश्न, जिनका आपको सॉल्यूशन 2 से 3 लाइनों में देना होता है। कितना? 2 से 3 लाइन, 1 से 2 लाइन या 2 से 3 लाइन मैक्सिमम है, उससे ज्यादा आपको इनको सॉल्यूशन नहीं देना होता है। 10 के 10 प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है, चाहे 1 से लेकर 10 तक जितने प्रश्न दे रखे ना, एक प्रश्न को भी नहीं छोड़ना आपको, सारे के सारे प्रश्नों को आपको करना है। नहीं आता है कुछ भी लिखो चाहे, लेकिन लिखो आपके सामने। क्यों नहीं लिखोगे तो आपके सामने, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं प्रश्नों को छोड़कर आते हैं। नहीं छोड़ना है, चाहे गलत लिख कर आओ लेकिन लिख कर आओ। क्यों? क्योंकि गलत में भी 0 मिलेंगे, माइनस में तो आपका कोई जा नहीं रहा आपका नंबर। अगर छोड़ के आओगे तो पूर्ण चांस है कि नहीं मिलेगा, लिख के आओगे तो क्या पता आधा नंबर ही देते। तो लिखकर जरूर आने, 10 के 10 प्रश्न आएंगे, सभी यूनिटों से आएंगे, आपको सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। एक प्रश्न आपके सामने कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। तो 10 प्रश्न 2 नंबर के हिसाब से कितने नंबर के हो गए? 20 नंबर के आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने का आते हैं? 10 नंबर के आपके सामने अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब बात करें आपके सामने अगले वाले की। अगले वाले प्रश्न आते हैं आपके सामने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आपके सामने क्या प्रक्रिया होती है? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके सामने हर यूनिट से 2 आते हैं। यूनिट फर्स्ट से 2, यूनिट सेकंड से 2, यूनिट थर्ड से 2 और यूनिट फोर्थ से 2। इस प्रकार से आपके सामने कुल कितने प्रश्न आते हैं भाई? 8 प्रश्न आते हैं। अब 2 में से आपको एक अच्छा लगे, यूनिट फर्स्ट में आपको एक प्रश्न आता था, अच्छा लगा, आपको अच्छे से आता था, उस प्रश्न को आपको कर देना है। इस प्रकार से 2 से 3 से 4 से आपको 4 प्रश्न कुल करने होते हैं। और कितने शब्दों में करने होते हैं? लगभग 150 शब्दों में करने होते हैं। मतलब एक पन्ने आगे पीछे का, दूसरा आधा पन्ना आपको भरना होता है। ऐसे नहीं कि 3 से 4 पन्ने आप इसी के अंदर चिपका के जाना, ऐसे नहीं करना आपको बिल्कुल भी। समझ में आ गया? इतने शब्दों में आपको कर देना होता है। अब आपके सामने अगले वाले पॉइंटों की बात करें, 4 प्रश्नों को आपको करना है। अब 4 प्रश्न है वो आपके सामने, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का आता है? 20 नंबर का आता है। इस प्रकार से कुल कितने अंक हो गए भाई आपके सामने? कुल 80 नंबर है आपके सामने हो गए हैं। सॉरी, एक प्रश्न 10 नंबर का आता है। कितने? गलत बता दिया भाई मैंने। एक प्रश्न कितने नंबर का आता है भाई आपके सामने? 10 नंबर का आता है। इस हिसाब से आपके सामने कितने नंबर हो गए? 40 नंबर आपके सामने हो जाते हैं। फिर आपके सामने अगले वाले प्रश्न आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कि कौन से आते हैं आपके सामने? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? अब लॉन्ग टाइप आपके सामने सिंपल 4 प्रश्न आएंगे और 4 में से आपको कोई 2 प्रश्न आपके सामने करना होता है।
समझ में आ गया। 4 में से कोई 2 प्रश्न आपको इनमें से करना होता है। दोनों प्रश्न आपके सामने 20-20 नंबर के होते हैं, तो इस प्रकार से 40 अंक ये देखने को मिलते हैं। और 250 प्रश्नों में 250 शब्दों में इनका उत्तर देना होता है, आगे पीछे का एक, दूसरा आगे पीछे का एक, और तीसरे का आपके सामने आधा पन्ना भरना होता है। इस प्रकार से 40 नंबर के ये भी देखने को मिलते हैं। तो 20 नंबर के आपके सामने अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, 40 नंबर के आपके सामने लघु उत्तरात्मक प्रश्न और 40 नंबर के निबंधात्मक प्रश्न। इस प्रकार से आपको 100 नंबर का पेपर होता है। 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। कितने नंबर? 40 होने के लिए। अब आपके सामने मैं आपको बताऊं कि आप कहोगे सर 40 नंबर किस तरीके से प्राप्त करें, तो 40 नंबर अगर आप प्राप्त करना चाहते हो ना और आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो मैं बता रहा हूं इन प्रश्नों को पढ़ लो और इसके अलावा सिर्फ 2 यूनिट को भी पढ़ लोगे ना, किसी को मत बताना, 2 यूनिट भी पढ़ के चले जाओगे, पास हो जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि 2 यूनिट से आप 20 नंबर के तो आपके सामने 100 टाइप क्वेश्चन कर लोगे और 20 नंबर का आपके सामने 40 नंबर के आप कर लोगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। इस प्रकार से 60 से 70 नंबर का पेपर आप सिर्फ 2 यूनिटों को पढ़ के कर सकते हो। बस थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना है, आप आराम से पास हो सकते हो। कोई नहीं बताएगा ये बात, सिर्फ मैं बताता हूं आपको इस प्रकार की बातें कि पास होने की 100 ट्रिक्स क्या है। बस चैनल से जुड़े रहो भाई आपके सामने। चलिए भाई, यूनिट फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन डिटेल। मतलब पर्यावरण का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और महत्व को विस्तृत रूप से बताइए। पर्यावरण क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है, पर्यावरण का क्या अर्थ होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है आपके सामने, है ना। प्रकृति के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसी को आपके सामने पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। और पर्यावरण का होने का क्या महत्व है उसको आपको विस्तृत रूप से बताना है। समझ में आ गया। तो पर्यावरण के आपको अर्थ, परिभाषा और स्वरूप को आपको विस्तृत रूप से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। समझ में आ गया, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। पर्यावरण के अर्थ बताओ, परिभाषा बताओ, स्वरूप और महत्व बताओ। इसी से पर्सन देखने को मिलेगा। अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना, आपके सामने पर्सन ऐसा कैसा देखने को मिलेगा, चाहे निबंधात्मक में आए चाहे लघुत्तरात्मक में पर्सन देखने को मिले। समझ में आ गया। चलिए अगले वाले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। अगले वाला पर्सन आपके सामने, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल एथिक्स, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स। पर्यावरण नैतिकता से क्या आप क्या समझते हैं? भाई सभी व्यक्तियों को इस पर्यावरण की बचाने की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। तो वो जिम्मेदारी, आप पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी को किस प्रकार से निभाओगे, उसको पर्यावरण नैतिकता के नाम से जाना जाता है। तो आपको डेफिनेशन बतानी है। इन प्रश्नों को करने का तरीका बताता हूं आपको। सबसे पहले आपको इन्वायरमेंट, पर्यावरण नैतिकता क्या होती है उसके बारे में लिखो, है ना। और उस पे आप लगभग आधा पन्ना भरो। कितना पन्ना भरो भाई? आधा पन्ना आपको इसके ऊपर भरना होता है, पर्यावरण नैतिकता क्या होती है, भरा। फिर आपके सामने उसमें उदाहरण बता दिए भाई, आपके सामने कोई आपका गांव का या आपको कोई उदाहरण याद है जो मैं आपको उदाहरण देता रहता हूं, वैसे उदाहरण बता दिए। समझ में आ गया। फिर आपके सामने उसके महत्व के बारे में बताओ। अब महत्व के बारे में बताओगे तो कम से कम 10-15 पॉइंट बनाओ, 10 पॉइंट मिनिमम बनाओ। छोटे छोटे, जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े, छोटे छोटे 5 से 7 पॉइंट आपके साथ बना सकते हो। मैक्सिमम बनाओ तो 10 पॉइंट बताओ। फिर इस प्रश्न को सोल्व करो तो उनके सिद्धांतों को भी बताओ। सिद्धांत कितने बताने? 1-2 कोई सिद्धांत होगा, आपके सामने उस सिद्धांतों का भी वर्णन कर दो। तो इस प्रकार से आपको करना होता है। एक पेज में इसकी पूरी नैतिकता के बारे में लिखो, दूसरे पेज में महत्व के बारे में लिखो, आगे वाले में, और तीसरा आधा पेज सिद्धांतों के बारे में पढ़ो। इस प्रकार से आपको अगर लिखकर आते हो ना, तब आपको एग्जामिनर वो नंबर देता है। अगर आप इसमें कोई, अगर आपको कोई उदाहरण सिद्धांत बता रहे हो, अगर कोई व्यक्ति का, कोई साइंटिस्ट का अगर कोटेशन है, तो उसमें क्या करो, उसको ऐसे कोष्टक में भरो, कोटेशन में भरो। समझ में आ गया। उदाहरण लिख रहे हो, ब्लैक पेन से लिखो। इस प्रकार से अगर पेपर को करके आओगे ना, तब आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। इस प्रकार की बातें बस आपको कोई बताता नहीं है और तभी आपके कम अंक आते हैं। समझ में आ गया। लोग कम पढ़ के भी अच्छे अंक इसीलिए ला पाते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? पहला प्रश्न है, व्हाट इज एयर पोल्यूशन। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? एक्सप्लेन इट्स मेजर कॉजेज, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स। मतलब पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में बताना है। समझ में आ गया। तो पहले वायु प्रदूषण के बारे में बताओ। और हाल फिलहाल में वायु प्रदूषण कहां पे दिखाई दे रहा है? दिल्ली में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो उसके बारे में उस उदाहरण को दो और उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। रटकर सब जाते हैं, लेकिन अलग टीचर अगर आपकी कॉपी जांच करता है, थोड़ा बहुत तो पढ़ता है ना, वो स्टार्टिंग के 1-2 पर्सन ही पढ़ता है, पहले 2 यूनिट के। तो आपको अलग हटके करना है, 1-2 उदाहरण देना है। जैसे हालिया उदाहरण है दिल्ली का, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो। समझ में आ गया। फिर लिखो, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण, क्या क्या कारण होते हैं।
समझ में आ गया? 5 पॉइंट बनाओ, कम से कम 3 से 4 पॉइंट बताओ। फिर दुष्परिणाम, फिर दुष्परिणाम लिखो, फिर उसके 4 से 5 पॉइंट बनाओ। अच्छा, अगर आपको थोड़ी बहुत कलाकारी या चित्रकारी आती है तो बीच में कोई एक आध चित्र बना दो, या ऐसे भी कर सकते हो। मैं एक और तरीका बताता हूं, कोई नहीं बताएगा आपको। लिखो पर्यावरण प्रदूषण के कारण, एक डब्बा बनाओ पर्यावरण प्रदूषण के कारण, बहुत खूबसूरत लगेगा। बीच में बनाना, इधर आपके सामने 1 पॉइंट जोड़ दिया, वनों की कटाई, समझ में आ गया? इधर आपने लिखा उद्योगों का निर्माण, इधर आपने लिखा और कोई कारण, और इधर लिखा और कोई कारण। इस प्रकार से चारों तरफ का डब्बा बना दिया। उस डब्बे से आपके सामने 4 कारण लिख दिए, नीचे उन 4 कारणों को एक्सप्लेन कर दो, दिखने में भी सुंदर लगेगा। ये सब कलाकारी ब्लैक पेन से करनी है आपको, तब आपको टीचर नंबर देगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे मत रहो बच्चों, आधुनिकता का जमाना है और अभी भी आप उन्हीं सीरीज के पीछे पड़े हो, नहीं हो सकता कुछ भी। समझ में आ गया? इस तरीके से करो। दुष्परिणाम क्या है? और नियंत्रण। अब नियंत्रण के भी आप अलग अलग टाइप बता दो उस डब्बा सा बनाकर, और फिर उनको एक्सप्लेन कर दो। कम लिखोगे, मैं कह रहा हूं आपको कॉपी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप भरेगी कॉपी आपकी। ऐसे कहिए मैं भरती हूं, बस आपको करने की जरूरत है, चीजों को करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कैसे पेपर करके आना। समझ में आ गया अच्छे से? मेरा प्रयास यही रहता है कि बच्चों सिर्फ रटने से ज्यादा आपको समझाने पर जोर दूं मैं। आपकी वो विद्या अंदर घुस गई है कि इंपॉर्टेंट पढ़ लूं, रट लूं, मर जाऊं, बस वही कर लूं। निकलो इस सोच से बाहर, समझो पेपर को करने का तरीका समझो, तभी आप कंपटीशन की तैयारी में भी सक्सेस होगे। अगला इंपॉर्टेंट पर्सन है यूनिट नंबर 2 का चौथा नंबर पर्सन, डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, सजेस्ट मेजर टू कंट्रोल इट। जल प्रदूषण के स्रोतों की विवेचना कीजिए। अब जल प्रदूषण होता है, पहले जल प्रदूषण की डिफिनेशन बतानी है आपको। उदाहरण कोई दे देना आपके सामने, यमुना नदी का उदाहरण दे दो। समझ में आ गया? कौन कौन से स्रोत होते हैं? अब सीवेज के कारण होता है, उद्योगों के निकलने वाले अपशिष्ट के कारण होता है। सेम आपके सामने 4-5 पॉइंट बनाओ, डब्बा बनाने का अगर आपको तरीका है तो वो बना के बताओ। समझ में आ गया? और किस तरीके से रोक सकते हो आप जल प्रदूषण को, आप किस तरीके से रोक सकते हो, उनके उपायों के बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। क्या क्या आप वो तरीके अपना सकते हो जिससे जल प्रदूषण है वो रोका जा सकता है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। तो इस तरीके से प्रश्न को करके आना है। पहले डेफिनेशन दो, जल प्रदूषण के स्रोत बताओ, और फिर उसके रोकने के उपाय बताओ। 3 भागों में याद करो, और प्रश्न को रटो मत, प्रश्न को समझो। जल प्रदूषण आपके सामने, आप खुद सोच के देखो, आप सारे दिन इंस्टाग्राम और वीडियो देखते रहते हो, वायु में ये प्रदूषण है, ये चीजें, तो आपको उदाहरण थोड़ा बहुत तो पता है ना। आपके जोड़ की हालत देखो लोग क्या है, वो भी जल प्रदूषण का कारण है ना? तो उसका उदाहरण दे दो। आपके आसपास की चीजों से को कैप्चर क्या करो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। चलिए भाई अगले की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3 की तरफ, इकोसिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। क्या है इकोसिस्टम आपके सामने? डिफाइन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन इट्स बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके जैविक व अजैविक घटकों के बारे में बताइए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, अब की बार भी पूछा जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है और इसमें जैविक व अजैविक घटकों क्या होते हैं आपके सामने। समझ में आ गया? तो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताना है, उसमें जैविक घटक क्या होते हैं और अजैविक घटक क्या होते हैं, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। समझ में आ गया? तो इसमें इकोसिस्टम की डेफिनेशन देनी है आपको अच्छे से। 1-2 साइंटिस्ट का नाम अगर कोई पता है, कोई किसी की फेमस डेफिनेशन याद है वो बता दो। जैविक घटक होते हैं, उसमें जीव जंतु और मनुष्य आते हैं, तो कोई पौधे का पिक्चर बना दे, है ना, कोई मनुष्य के बारे में बता दी, और अजैविक घटक हो गए वायु पर्यावरण को। अब उसमें आप क्या कर सकते हो, एक फोल्डर बनाकर बताओ। जैसे कि आपके सामने एक मनुष्य है, मनुष्य क्या करता है आपके सामने, जैविक घटक किस तरीके से आपके सामने संबंधित रहता है अजैविक घटक से। मनुष्य अगर जल नहीं पिएगा, हवा नहीं लेगा, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और हवा है, हवा का अगर आपके सामने मनुष्य उपयोग नहीं करेगा तो हवा का कोई महत्व नहीं। तो इस तरीके से आपके सामने दोनों डिपेंडेंट रहते हैं। ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इस प्रकार से इसको करके आओगे तो सबसे ज्यादा अंक की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़े, चलो इससे पहले मैं आगे आपके सामने जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं पीडीएफ फ्री में आपको पढ़ने के लिए कहां पर मिल सकती है। तो ये पीडीएफ अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन पर मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी चैंपियन है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल का, वहां पर देखने को मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ऊपर पीडीएफ लिखा है इस पर क्लिक करो भाई। यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने नीचे की तरफ जो फाइल वाला सेक्शन है यहाँ पर पहुंच जाओगे। इस फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। इस सेक्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सर्च करना है एनवायरनमेंट। समझ में आ गया? 1 मिनट आ जाता है यहाँ पर,
लाइव एकदम सर्च करके बता रहा हूं आपको, इन्वायरमेंट सर्च कर लेना। तो जैसे इन्वायरमेंट सर्च करोगे, स्पेलिंग भाई यही करनी है, ये बड़ा कर दोगे तो ये पीडीएफ नहीं मिलेगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पर इन्वायरमेंट इथिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी हुई है, सारे के सारे नोट्स यहाँ पर देख सकते हो भाई, बाकायदा पूरे के पूरे जो नोट्स हैं वो यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। साथ के साथ अगर यहाँ पर जो लिंक दे रहा ना, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या देखने को मिल जाएगा भाई, आपके सामने इन्वायरमेंट इथिक्स का सारा जो टॉपिक है वो मैंने पढ़ा रखा है। चलिए अगले वाले पर्सन की तरफ पढ़ते हैं। आपको नोट्स के बारे में पता चल गया, जरूर से आपको सामने टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लो, बहुत फायदा होगा। अगला, व्हाट इज ट्रॉपिकल लेवल? ट्रॉपिकल लेवल क्या होते हैं? डिस्क्राइब द फूड चेन एंड फूड वेव। पोषी स्तर क्या होते हैं आपके सामने? ट्रॉपिकल स्तर क्या होते हैं? खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल के बारे में वर्णन करो। मतलब आपके सामने ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, फूड वेव क्या होता है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, बार बार पूछे जाने वाला पर्सन है, ये आपको देखने को मिलेगा, अच्छे से पढ़कर चले जाना भाई। चलिए भाई अगले वाले यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन क्या होता है? पहला प्रश्न है इसका, क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास क्या होता है? बार बार पढ़ाया है, ऐसा विकास जो खुद का विकास भी हो और आने वाले भविष्य में रहने वाली जनरेशन है जो आपके सामने, उनका भी आपके सामने क्या करे, विकास करे, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के नाम से जाना जाता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास में पर्यावरणीय तकनीकों की भूमिकाओं को स्पष्ट कीजिए। मतलब सतत विकास होता है, उसमें पर्यावरण की जो तकनीकें होती हैं उसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है। लास्ट पर्सन की बात करें, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। जल संरक्षण की अलग अलग प्रकार की जो विधियां होती हैं उसके बारे में आपको वर्णन करना है। ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। तो ये थे आपके सामने एनवायरमेंट इथिक्स के सारे इंपोर्टेंट पर्सन, मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।